जय हिंद सभी को। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही जरूरी टॉपिक कारक को समझने वाले हैं। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो लगभग हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो कोई प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर बोर्ड्स। तो आज इस एक ही क्लास में हम कारक को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा समझेंगे, ताकि इससे जुड़ा कोई भी सवाल हमारा गलत ना हो। कारक पहचानने में अक्सर दिक्कत आती है ना, और यही वजह है कि एग्जाम्स में ये एक मुश्किल सवाल बन जाता है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। आज हम कारक को इतने आसान तरीके से समझेंगे कि ये चुनौती भी आपके लिए एक मौका बन जाएगी। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। किसी भी टॉपिक को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उसकी नींव को पकड़ना। और कारक की नींव है उसकी परिभाषा। अगर हम परिभाषा को अच्छी तरह समझ लें तो समझिए कि इससे जुड़े किसी भी सवाल को हल करने की तरफ हमने पहला कदम बढ़ा लिया है। तो आखिर ये कारक है क्या? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो कारक ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम को सीधे सीधे उसकी क्रिया यानी वर्ब से जोड़ देते हैं। यहाँ दो चीजें सबसे जरूरी हैं, एक संज्ञा या सर्वनाम और दूसरा उसका क्रिया से जुड़ना। बस यही कारक का मेन काम है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं तो और भी क्लियर हो जाएगा। वाक्य है, श्री राम ने रावण को बाण से मारा। अब यहां श्री राम, रावण और बाण ये सब संज्ञाएं हैं और मारा क्रिया है। तो यहां पर ये जो ने, को और से शब्द है ना, यही वो पुल हैं जो इन संज्ञाओं को क्रिया मारा से जोड़ रहे हैं। इन्हीं शब्दों को हम कारक कहते हैं। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात जो एग्जाम्स के लिए याद रखनी है, आपको कारक शब्द के अलावा दो और शब्द भी मिल सकते हैं। एक है विभक्ति और दूसरा है परसर्ग। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये तीनों शब्द एक ही चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो याद रखिएगा, कारक, विभक्ति और परसर्ग का मतलब एक ही है। चलिए अब आते हैं इस क्लास के सबसे जरूरी हिस्से पर। ये जो तालिका यानी टेबल हम देखने वाले हैं, ये आपको सभी 8 कारकों को याद रखने में बहुत मदद करेगी। ये एक तरह का टूल है जो आपको कारक के प्रकार, उनके चिन्ह और उनके मतलब को एक ही जगह पर आसानी से दिखा देगा। देखते हैं अगली स्लाइड। चलिए इस टेबल को ध्यान से समझते हैं। पहला है कर्ता कारक। इसकी विभक्ति है ने और ये बताता है कि काम कौन कर रहा है, जैसे राम ने पढ़ा। दूसरा है कर्म कारक। इसकी विभक्ति है को। ये बताता है कि क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है, जैसे उसने रावण को मारा। तीसरा है करण कारक। विभक्ति है से। ये काम करने का साधन बताता है, जैसे उसने बाण से मारा, तो यहां बाण एक साधन है। चौथा है संप्रदान कारक। को या के लिए ये बताता है कि काम किसके लिए किया गया, जैसे पिता पुत्र के लिए फल लाए। अब देखिए, पांचवां है अपादान कारक। इसकी विभक्ति भी से है, लेकिन ये करण वाले से एकदम अलग है। अपादान का से अलग होने का भाव दिखाता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यहां पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। छठा है संबंध कारक। का, की, के ये दो संज्ञाओं के बीच का रिश्ता बताता है, जैसे यह राम की किताब है। सातवां है अधिकरण कारक। में, पर ये क्रिया के होने की जगह या आधार बताता है, जैसे मछली पानी में है। और आखिर में आठवां है संबोधन कारक। हे, अरे, जो किसी को बुलाने या पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे हे राम मेरी रक्षा कर। यहाँ एक और छोटा सा पर बहुत जरूरी पॉइंट है। हिंदी में कुल कारक तो 8 होते हैं, लेकिन अगर सवाल ये पूछा जाए कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से सीधा संबंध कितने कारक बताते हैं, तो जवाब होगा 6। ऐसा क्यों है? क्योंकि संबंध और संबोधन कारक का सीधा कनेक्शन क्रिया से नहीं होता। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी अंतर है, इसे याद रखना। अब एक ऐसे नियम को समझते हैं जो एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है और अक्सर कंफ्यूज करता है। इसे कहते हैं शून्य कारक या छिपा हुआ कारक। ये थोड़ा एडवांस नियम है, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम में कोई गलती ना हो। तो शून्य कारक होता क्या है? ये तब होता है जब वाक्य में काम करने वाला यानी कर्ता तो है, लेकिन उसकी विभक्ति ने हमें दिखाई नहीं देती, वो छिपी हुई होती है। जैसे राम दौड़ता है, यहां दौड़ने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम करता है, लेकिन ने का इस्तेमाल नहीं हुआ। इसी तरह लड़की स्कूल जाती है में लड़की करता है, पर विभक्ति नहीं दिख रही। इसे ही हम शून्य कर्ता कारक कहते हैं। तो थियरी तो हमने समझ ली, अब बात करते हैं कि एग्जाम में सवाल कैसे हल करना है। कारक के सवालों को सही सही सॉल्व करने के लिए एक सिस्टमैटिक तरीका होना बहुत जरूरी है।
चलिए अगली स्लाइड में इस आसान से तरीके को समझते हैं। ये 3 स्टेप का तरीका बहुत काम का है। स्टेप 1, वाक्य में सबसे पहले क्रिया यानी वर्ब को ढूंढिए। स्टेप 2, अब उस क्रिया से सवाल पूछिए, जैसे किसने किया। जो जवाब मिलेगा वो कर्ता कारक होगा। किसको किया का जवाब कर्म कारक होगा। और किससे किया पूछने पर जो जवाब मिले वो साधन है या अलगाव, ये देखकर हम करण या आपादान कारक का पता लगा सकते हैं। स्टेप 3, सवाल से जो जवाब मिला और वाक्य में जो विभक्ति चिन्ह दिया है उससे अपने कारक की पहचान कर लीजिए। ये तरीका आपको हमेशा सही जवाब तक पहुंचाएगा। तो हमने कारक की परिभाषा से लेकर उसे पहचानने की ट्रिक तक सब कुछ देख लिया है। लेकिन किसी भी ज्ञान को पक्का करने के लिए एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है और वो है अभ्यास यानी प्रैक्टिस। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पुनरावृत्ति यानी रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। आज जो कुछ भी हमने सीखा है उसे दोहराइए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।